आफ्टरनून एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो आज हम अपना सेशन जो है वो दोबारा लेके आए हैं, जो कि है आपका हिंदू एनालिसिस। और जो आज का सेशन है वो हमारा है 3rd of Feb का। ठीक है, तो जो हमारा सेशन हम आज का करने वाले हैं वो है 3rd of Feb का। ठीक है, तो कल हमने 2nd of Feb का सेशन देखा था सर। उसमें हमने बजट का एक ओवरव्यू लिया था कि बजट में क्या क्या स्कीम्स हैं, किस तरह से पैसों का जो है आउटले किया गया है और क्या क्या प्लानिंग अकॉर्डिंगली की गई है। तो जिन्होंने भी वो सेशन मिस किया है वो सेशन आप एक बार देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आज के सेशन जो है हमारा, मैं अभी पेपर को गो थ्रू कर रहा था तो आई थॉट कि इतनी ज्यादा न्यूज नहीं थी आज। ठीक है, जिनका हम ब्रीफ डिस्कशन कर पाए। बाकी कुछ एक आध न्यूज है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है और आपके काम की भी हो सकती है। ठीक है, तो सर पहली न्यूज मैं ये देखता हूँ, ये हिंदू के वेरी फ्रंट पेज पे ये न्यूज थी। इसमें क्या हुआ है कि अमेजोन ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, जो डील हुई है फ्यूचर और रिलायंस ग्रुप के ऊपर। मतलब बेसिकली जो फ्यूचर और रिलायंस ग्रुप की डील हुई है उस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अमेजन यही चाहता था। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले सर क्या हुआ ना, सबसे पहले क्या हुआ सर, देखिए फ्यूचर को मैं लिखूंगा एफ और रिलायंस को मैं लिखूंगा आर और अमेजन को मैं लिखूंगा ए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ सर, फ्यूचर ने क्या किया, फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस के साथ में, फ्यूचर रिटेल एफ आर फ्यूचर रिटेल जो किसकी कंपनी है सर, वो है आपकी किशोर बियानी। ठीक है, जो आपका फ्यूचर रिटेल है, जो किशोर बियानी की कंपनी है, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की डील की। किसके साथ में सर, इन्होंने की है मुकेश अंबानी जी के रिलायंस के साथ में, रिलायंस रिटेल के साथ में। ठीक है, जो हमारा फ्यूचर रिटेल है इसने क्या किया है, 25,000 करोड़ की डील साइन की है किसके साथ में, मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल के साथ में। और इसमें क्या किया है, ये अपने एसेट बेच रहे हैं, ये अपने एसेट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो डील क्या थी, ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच में एक डील साइन हुई। फ्यूचर रिटेल के जो मालिक है वो है किशोर बियानी, वेरेन जो रिलायंस के मालिक है वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, इनके बीच में डील साइन हुई। चलिए, अब ये सर डील साइन क्यों हुई, ये डील साइन इसलिए भी, ये फ्यूचर वाले अपने एसेट क्यों बेच रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर था प्रेशर, इनके ऊपर था सर प्रेशर बहुत ज्यादा। सर प्रेशर किसकी तरफ से था, सर प्रेशर था बैंक की तरफ से, प्रेशर था लेंडर्स की तरफ से। मतलब जिन जिन से इन्होंने पैसा लिया था उसकी तरफ से प्रेशर था फ्यूचर ग्रुप पे कि हमारा पैसा आप वापस कीजिए। और कई जगहों पे ये अपने लोन पे भी डिफॉल्ट करने लग गया था। ठीक है, और इसकी परेशानियां कब बढ़ी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ। इसकी परेशानियां तब बढ़ी जब लॉकडाउन शुरू हुआ, इसका पूरा जो रिटेल बिजनेस है वो खत्म हो गया, बहुत नीचे आ गया। ये ऑलरेडी लॉस में था, लॉकडाउन शुरू हो गया, इसका रिटेल बिजनेस बहुत नीचे आ गया, तो क्या हो गया, तो इसके ऊपर लोन बढ़ने लग गए, डिफॉल्ट करने लग गया। एंड देन फाइनली इसको एक डील साइन की, इसने अपने एसेट जो है वो सेल किए हैं 25,000 करोड़ में, किसको, मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को। ठीक है, इतना आई गेस, इतनी कहानी आपकी क्लियर है। ठीक है, अब सर आगे का डेवलपमेंट क्या है, अब आगे का डेवलपमेंट ऐसा है सर कि अमेजन को इससे ऑब्जेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं, अमेजन को इससे ऑब्जेक्शन है। अब सर अमेजन को इससे ऑब्जेक्शन क्यों है, बात यह आती है कि अमेजन को इससे ऑब्जेक्शन क्यों है, क्योंकि 2019 में अमेजन ने, मैं ए लिखता हूं अमेजन को, और फ्यूचर ग्रुप जो है आपका, ठीक है, जो किसका है, किशोर बियानी का है, इन दोनों के बीच में एक डील साइन हुई थी 2019 में। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक डील साइन हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, अमेजन ने 49% स्टेक खरीदा किसका, फ्यूचर कूपन का। अमेजन ने 49% स्टेक खरीदा किसका, फ्यूचर ग्रुप का, जो कि एक प्रमोटर है किसकी, फ्यूचर रिटेल की।
समझ में आया आपको इतना? 2020 में ये वाली डील साइन हुई, कौन सी? ये जिसकी हम बात कर चुके हैं, मुकेश अंबानी और किशोर बियानी के बीच में डील साइन हुई, वो आपकी कब हुई? 2020 में। लेकिन एक साल पहले ऑलरेडी एक डेवलपमेंट हो चुका था। उस डेवलपमेंट में क्या था कि अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक डील साइन हुई थी, जिस डील के अनुसार अमेजॉन ने 49% स्टेक जो है फ्यूचर कूपन में खरीदा था। किसमें? फ्यूचर कूपन में, जो कि एक प्रमोटर है किसका? फ्यूचर रिटेल का। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट थी वो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आप 2000 करोड़ थी। ठीक है, अब क्या हुआ सर? अब मुद्दा कहां फंसा? अब मुद्दा ये फंसा इस डील के हिसाब से, इस डील के हिसाब से, एक मिनट दीजिएगा, इस डील के हिसाब से, इस डील के हिसाब से क्या होना था? अमेजन को के पास ऑप्शन आ गया कॉल का। इन सिंपल शॉर्ट, अमेजन चाहे तो पूरा, ऑल या पार्ट जो है एक्वायर कर सकता है किसका? फ्यूचर कूपन के प्रमोटर का, एफसीपी, जो कि कौन है? फ्यूचर रिटेल है। ठीक है, कब तक? विद इन 3 to 10 ईयर्स। इन शॉर्ट, जिसको ये समझ में नहीं आया, जो इनकी ये डील साइन हुई थी, इसमें पहली चीज तो ये कही गई थी कि अमेजन चाहे तो आने वाले 3 से 10 सालों के अंदर, अगर वो चाहे तो वो सारा का सारा स्टेक फ्यूचर रिटेल में या फिर उसका कुछ पार्ट एक्वायर कर सकता है। और सेकंड कहा था राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर रिटेल अपने जो है स्टेक्स किसी को बेचता है, अगर फ्यूचर रिटेल अपने स्टेक्स किसी को बेचता है, किसी थर्ड पार्टी को बेचता है, तो उसे अमेजन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, एंड अमेजन विल हैव द राइट टू रिफ्यूज। तीसरा, इन्होंने कुछ कंपनीज के नाम लिए थे, कहा था इसको आप नहीं बेचेंगे। उसमें से एक था रिलायंस रिटेल। अब समझिए, ये 3 डेवलपमेंट जो हुए हैं, अब समझते हैं। अमेजन ने डील साइन की थी 2019 में फ्यूचर के साथ में, जिसमें अमेजन ने फ्यूचर का एक ग्रुप जो है, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कूपन, उसमें 49% स्टेक जो है वो बाय किया था अराउंड 22,000 करोड़ में, सॉरी 2,000 करोड़ में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इस डील के अनुसार अमेजन आने वाले 30 से 10 साल में अगर वो चाहे तो फ्यूचर रिटेल का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा एक्वायर कर सकता है। सेकंड है राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। अगर फ्यूचर रिटेल अपने जो है स्टेक किसी और थर्ड पार्टी को बेचता है तो ही हैज टू टेक अमेजन इनटू कॉन्फिडेंस। उसने अमेजन से पूछना पड़ेगा, उसकी राय लेनी पड़ेगी, यूनिलैटरली डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, एंड अमेजन विल बी हैविंग अ राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। ठीक है, थर्ड क्या है? कुछ ऐसी कंपनी मेंशन की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो ये कंपनीज है, इन कंपनी को आप नहीं बेच सकते, और उसमें से एक कंपनी थी रिलायंस। ठीक है, तो 2 डील हमने पढ़ ली। एक हमने पढ़ी 2020 की डील, जो कि किसके बीच में हुई है? फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में। एक हमने एक और डील पढ़ी जो एक साल पहले किसके बीच में हुई थी? अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी अटक गई। कौन सा क्लॉज तोड़ दिया इन लोगों ने? इन लोगों ने याला क्लॉज तोड़ दिया, इन लोगों ने याला क्लॉज तोड़ दिया, और इन लोगों ने याला क्लॉज तोड़ दिया। मतलब फ्यूचर ग्रुप जो है, वो तो डील में आ गया ना मुकेश अंबानी के रिलायंस के साथ में, जो कि डील के अनुसार गलत है। वही अमेजन का जो है ऑब्जेक्शन है। अब क्या हुआ? जो फ्यूचर है वो ये कह रहा है कि हमने स्टेक बेचा है। हमने स्टेक नहीं बेचे हैं, हमने एसेट बेचे हैं। हम रिलायंस को अपना पार्टनर नहीं बना रहे हैं, हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं। एसेट्स में क्या आता है? बिल्डिंग, शॉप्स। हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं, कोई भी टेंजिबल थिंग जो दिखती है, एसेट्स, हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जिससे क्या है? हम अपना डेप्थ जो है उतार रहे हैं। ये कौन अपने सफाई में कौन कह रहा है? ये अपनी सफाई में कह रहा है फ्यूचर ग्रुप। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसमें आगे क्या हुआ? जो अमेजन है इसको लेके गया सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में, लेके गया इनकी कंपनी को, और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने क्या किया? इसमें स्टे लगा दिया। सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने इसमें स्टे लगा दिया।
सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने इसमें स्टे लगा दिया है और फिर ये इंडिया में आया। फ्यूचर ग्रुप ने कहा कि हम ये बात नहीं मानते, हम डील के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। और इंडिया का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई उसने भी इस डील को जो है अप्रूव कर दिया था। लेकिन फिर ये फैसला कहा गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के खिलाफ। ये फैसला गया था किसमें? हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने उसके फैसले को सही माना है और फिलहाल के लिए इसने फ्यूचर और रिलायंस की डील में स्टे लगा दिया है। आई गेस पूरा कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इस तरह से मैंने आपको समझाया है। ये भी देखिए वही लिखा है, एक बार पढ़ लेंगे आप तो कोई इशू नहीं होगा। अमेजन ने क्या किया? एक्वायर किया एक स्टेक किसमें? फ्यूचर कूपन्स में, जो हमने बात की थी फ्यूचर कूपन्स में, ठीक है। दैट सेज इंडीड अ फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल इन एनी स्टेक सेल इन फ्यूचर रिटेल। मतलब अगर फ्यूचर रिटेल का कोई स्टेक खरीदता है तो अमेजन पे सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और इट विल बी हैविंग अ फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल, ठीक है। ये अगस्त में क्या हुआ? फ्यूचर ग्रुप अनाउंसेस इट हैज एग्रीड टू सेल बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स रिटेल होलसेल ऑपरेशन टू रिलायंस रिटेल आर्म। ये देखिए ये यहां पर डील हो गई 2020 में। और लेकिन अमेजन ने क्या किया? अमेजन ने लीगल कोर्स अपनाया। वो चले गया कहा? वो चले गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में। और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने उसमें फिलहाल के लिए जो क्या किया? स्टे लगा दिया। लेकिन क्या हुआ? फ्यूचर ग्रुप जो है इसके खिलाफ कहां गया? हाई कोर्ट में गया और उसने ये भी कहा कि इस डील को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। मतलब इन शॉर्ट उसने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को जो है उसकी बात को कट किया है और बोला है कि हम आगे प्रोसीड करेंगे। और उसके सपोर्ट में कौन आया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके सपोर्ट में आगे आया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो था वो हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने अभी के फिलहाल के लिए जो कहा है आप स्टेटस क्यू मतलब जैसे थे वैसे हो जाइए, वो मेंटेन कीजिए, स्टे लगाया है जब तक फर्दर कोई डिसीजन नहीं आता है। तो आई गेस ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए ये एक आपका कह सकते हैं कि ये कार्टूनिस्ट हैं जो हिंदू के, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर चाहता हूं कि आप खुद दें। हाउ डज वन रिस्पॉन्ड टू फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉज? ये मोदी साहब है हमारे। हाउ डज वन रिस्पॉन्ड टू फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉज? हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये देखे कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम पेशेंट रहें, हम धैर्य दिखाएं, हम जाके उनसे नेगोशिएट करें, बात करें, हम तीनों बिल को वापस ले लें या हम इंटरनेट शट डाउन कर दें? हम क्या कर रहे हैं बताइए? अभी बताइए आपकी गवर्नमेंट अभी तक क्या क्या कर चुकी है इसमें? गवर्नमेंट नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है जो कि फेल होता हुआ दिख रहा है। विड्रॉ तो नहीं करने वाली सर किसी हाल में, तो ये ऑप्शन तो काट ही दो आप। पेशेंट है गवर्नमेंट, कह सकते हैं थोड़ी पेशेंट है, तो ये दो ऑप्शन तो अभी चल रहे हैं। और तीसरा क्या है? शट डाउन भी गवर्नमेंट कर रही है, अभी कर चुकी है, ठीक है। तो चलिए या इसका आंसर जो है आपकी कह सकते हैं सेंसेस के ऊपर है या आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर है, जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक ये कहानी भी अच्छी है सर, कहानी इन द सेंस कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में कुछ खटाव जो है वो दिख रहे हैं हमें, ठीक है। खटाव कुछ नहीं दिख रहे हैं सर, इसके लिए मैं इसमें एक आर्टिकल आया था सर। समझिए कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ हिंदू की न्यूज पढ़ते हैं, हम आर्टिकल जो है कवर नहीं करते हैं। लेकिन समझिए सर, जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं और जो पेपर को रेगुलरली पढ़ते हैं वो समझ पाएंगे कि मैं आर्टिकल को ऑलरेडी मैं इसमें जोड़ देता हूं। जैसे देखिए ये न्यूज थी आज की कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ईस्ट कोलंबो टर्मिनल, इंडियन एनवॉय मीट्स गोताबाया महिंद्रा। मतलब इन शॉर्ट न्यूज ये है कि इंडिया को उस टर्मिनल से जो है, इंडिया उस टर्मिनल को बिल्ड करने वाला था अलोंग विद जापान, उससे इंडिया और जापान को बाहर कर दिया है। यह न्यूज थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको पूरा एक बार पढ़ लूं, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन इसके बाद मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ा और मुझे आर्टिकल ज्यादा एप्रोप्रिएट लगा उस चीज से, तो मैं ये आर्टिकल बना कर ले आया हूं, ठीक है। इस बहाने क्या होता है ना, हमारा एक आर्टिकल भी तैयार हो जाता है। देखिए श्रीलंका ने क्या किया, वो पीछे हट गया रेनिजिंग ऑन दी 2019 एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट ये था दैट अलोंग विद इंडिया एंड जापान, श्रीलंका जो है, श्रीलंका गवर्नमेंट अलोंग विद इंडिया एंड जापान जो है वो स्ट्रेटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाएगा। कहां पर? कोलंबो पोर्ट में। मतलब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है कोलंबो पोर्ट का, वो बनाएगा कौन? वो बनाएगा इंडिया, जापान अलोंग विद श्रीलंका, ये था। लेकिन अभी क्या हुआ है, श्रीलंका उस डिसीजन से पीछे हट गया है। द कंट्री कैबिनेट हैज नाउ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू डेवलप द वेस्ट टर्मिनल ऑफ द कोलंबो पोर्ट। इंस्टेड हम क्या कर रहे थे बेसिकली, समझिए, ईईसीटी
मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हम ईसीटी बना रहे थे, ठीक है, लेकिन इससे श्रीलंका पीछे हट गया है और बोल रहा है कि आप वेस्ट कोस्ट टर्मिनल बनाओ, ठीक है, विद जापान, इंडिया एंड श्रीलंका। अभी इससे ये हट गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। वहां के जो फार्मर्स यूनियन थे ना सर, मैं बताऊंगा इसकी कहानी। जो वहां के फार्मर्स यूनियन थे, उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम से वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ईस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है वो किसी विदेशी के हाथ में नहीं देना चाहिए। इन शॉर्ट, जब ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जो बात हुई थी, इसमें कहा था ये 49% स्टेक जो है जापान एंड इंडिया का होगा, वेर 51% जो है वो श्रीलंका का ही रहेगा। वेर जो 51% है वो श्रीलंका का ही रहेगा। फिर भी यहाँ पर जो फार्म यूनियंस थे, उनकी तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी रहा, और कह सकते हैं कि प्रेशर में आके जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। लेकिन इस चीज को कंपनसेट करने के लिए या अच्छे रिलेशन बनाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये तो कहा है कि आप जो है ईस्ट, अगर हम आपको ईस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप वेस्ट टर्मिनल जो है कोलंबो पोर्ट का आप वो बना सकते हैं अलोंग विद श्रीलंका, इंडिया एंड जापान, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजापक्सा स्टेटमेंट दैट द ऑपरेशन ऑफ द ईस्ट टर्मिनल वुड बी डन बाय श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी ऑन इट्स ओन। समझ रहे हैं कि जो आपका श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी है वो बनाएगी कौन सा, वो बनाएगी ईस्ट टर्मिनल वुड बी डन, वो बनाएगी ईस्ट टर्मिनल, ठीक है। और एक मीटिंग भी इसके खिलाफ हो गई और उसमें डिसाइड ये हुआ कि जो वेस्ट टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का, वो बनेगा किसकी सहायता से, इंडिया एंड जापान, जो हम कह रहे थे। ये दे दिया, ये छीन लिया, सिंपल है, ठीक है। इससे इंडिया ने रिएक्ट किया है, इंडिया की रिएक्शन है सर इसमें। इंडिया का रिएक्शन बहुत ही हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए सर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2019 की डील है। तो इंडिया ने सिंपल इतना कहा है कि श्रीलंका यूनिलैटरल मैनर में जो है एक एग्जिस्टिंग ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को नहीं डिनाई कर सकता। ये इंडिया का स्टैंड है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज दैट द आइलैंड नेशन शुड नॉट बी टेकिंग अ डिसीजन इन अ यूनिलैटरल मैनर ऑन एन एग्जिस्टिंग ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो होगी बात। अब इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने कंपनसेट करने के लिए क्या किया है, जो हमने बताया, इन्होंने वेस्ट टर्मिनल दिया है कोलंबो पोर्ट का एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद इंडिया एंड जापान। पहले ये लोग थे ईस्ट कोस्ट कंटेनर टर्मिनल में कोलंबो के, अब इनसे कह रहे हैं कि आप वेस्ट बना लीजिए सर, ईस्ट में मत बनाइए, क्योंकि ईस्ट में क्या हो रहा है कि बहुत सारा आंदोलन चल रहा है सर, और हमारी प्रेशर जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आ रही है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है ईस्ट से इंडिया और जापान को ट्रांसफर कर रहे हैं वेस्ट में, ठीक है। लेकिन इससे रिस्पॉन्स जो है अभी तक का बड़ा ही एम्बिग्यूअस, या मतलब कह सकते हैं डबल मीनिंग का रिस्पॉन्स आया है इंडिया से, और एक तरह से रिजेक्ट ही कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग रिजेक्ट ही कर रहे हैं। अब यहाँ राइटर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर हम ईस्ट से वेस्ट टर्मिनल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके भी फायदे हैं, इसके भी फायदे हैं। और क्या फायदे हैं, ये राइटर साहब यहां पर कह रहे हैं। कॉमर्शियली द वेस्ट टर्मिनल ऑफर इज बेस्ट बेटर फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें क्या है 85% स्टेक मिल रहा है। इसमें कितना मिल रहा है 85, वहां कितना था दोनों का मिला के 49, ठीक है। इसमें कितना मिल रहा है 85% स्टेक मिल रहा है किसे, डेवलपर्स को, ठीक है। वेरन यहां कितना था 49। सर पहला फायदा, इवन इफ दिस इज अ बेटर डील फॉर द इन्वेस्टर इंक्लूडिंग अंबानी, द फाइनल डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। हो सकता है कि ये अच्छी डील है इन्वेस्टर के लिए, जो अदानी है, क्योंकि वहां पर उसका शेयर जो है 85% हो जाएगा स्टेक, लेकिन जो फैसला है वो गवर्नमेंट ही करेगी। और जियो पॉलिटिकली भी ना जो है, जियो पॉलिटिकली ये इक्वल है, जियो पॉलिटिकली टू the west terminal is almost the same if they consider the security aspects and the necessity to have a port terminal in Sri Lanka। सर जियोपॉलिटिकली भी ये सेम ही है, ये सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी ये सेम ही है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है सर, जो वेस्ट टर्मिनल है is no smaller in size or depth compared to east terminal, ठीक है। डेप्थ एंड साइज इसके इक्वल है, तो देखिए स्टेक ज्यादा मिल रहा है, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से सेम है, डेप्थ और साइज भी सेम है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है ना, इफ इंडिया रिस्पॉन्स रिमेन अनसर्टेन टू दिस प्रपोजल, आई एम श्योर इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड फ्रॉम द श्रीलंकन साइड।
प्रॉपरली टू इंडिया। मतलब अभी इंडिया का रिस्पॉन्स जो है अनसर्टेन है, इसका मतलब यही है कि श्रीलंका की तरफ से जो है बेटर कम्युनिकेटेड नहीं किया गया है ये प्लान इंडिया को। बस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ईसीटी जो था वो पार्शियली जो है कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो स्क्रैच से शुरू होगा, समझ रहे हैं। तो देखिए ईस्ट से वेस्ट के फायदे अगर कोई आपको पूछता है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो हमें है ईस्ट को कंटेनर टर्मिनल से हटा के कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल की ओर हमें न्योता दिया है जाने का, इसके क्या क्या फायदे हैं? सर फायदे कुछ नहीं है बेसिकली। इसमें जो है वेस्ट में अगर आप बिल्ड करते हैं तो डेवलपर जो होता है उसका 85% स्टेक होता है, वेर इन ईस्ट में कितना था सर? वो आपका था 49%। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है सर? जियोपॉलिटिकली या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से ये भी सेम पोजीशन, इसका जो है सेम महत्व है सर, ठीक है। तीसरा क्या है सर? इस पोर्ट की डेप्थ और इस पोर्ट की साइज ऑलमोस्ट सेम है, किसके? ईस्ट के बराबर, तो ये बड़ी शिप को भी डॉक कर सकता है। लेकिन इसका सिर्फ एक नुकसान है। एक नुकसान क्या है कि जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो पार्शियली कंप्लीट हो चुका है, वेरी लाइक जो ये टर्मिनल है, कौन सा? वेस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो का, जिसको की कंपनसेट के तौर पे ऑफर किया गया है पीपीपी मॉडल के अंदर, जिसको इंडिया, जापान और श्रीलंका बनाएगा। इसके अंदर जो है अभी इसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, अभी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी क्या है सर? ये तो ऐसा एक कहा गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास जो है सर वो आएगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब जो श्रीलंका के दौरे से होके आए हैं, तो उन्होंने वहां पर भी इस चीज की बात की थी। तो अचानक से इंडिया को और जापान को इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से बाहर करना इस प्रोजेक्ट से, इट इज अ पॉइंट ऑफ ग्रेट कंसर्न। बट कहीं ना कहीं श्रीलंका हमारे साथ जो है रिश्तों को रिस्पेक्ट करता है, अभी उसने हमें कंपनसेट करने के लिए वेस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है वो दिया है, ठीक है। आई गेस ये पूरी न्यूज अब क्लियर हो गई है। बाकी छोटा सा मैं लाइन आपके लेके आया था, चाइना ने भी वहां एक डेवलपमेंट किया है। चाइना ने क्या किया है? Colombo International Container Terminal (CICT), which is operated by China Merchants Port with a 2.4 million tons capacity and a measuring of 12,000 meters। मतलब सिंपल है, वहां पर कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है वो चाइना मैनेज करता है, ठीक है। और जो है ठीक है, इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी इमेज अगर मेरे पास हो दिखा देता हूं मैं आपको, एक मिनट दीजिएगा। ये इसकी इमेज है। इंडिया बेसिकली ये बनाने वाला था, ठीक है। ये चाइना के पास है, ये किसके पास है? ये चाइना के पास है। ये इंडिया एंड जापान बनाने वाला था, लेकिन अब ये स्क्रैप हो गया है। ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा श्रीलंका। ये ईस्ट है। अब वेस्ट कहां पर होगा? मैं उम्मीद करता हूं वेस्ट इस साइड होना चाहिए, तो यहां पर जो है आपका इंडिया और जापान पीपीपी में बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या है ना, अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट क्या हुआ है? सोशल मीडिया इश्यूज आर कंसर्न सेंटर। मतलब सेंटर, इस न्यूज को मैं शॉर्ट कर देता हूं। मानिए अगर सोशल मीडिया में कुछ होता है, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया में अगर कुछ होता है तो ये जुरिडिक्शन होता है किसका? सेंटर का, ठीक है। ये हुआ क्या है इस केस में? समझिए कि कोर्ट वाज हियरिंग केस कंसर्निंग फेसबुक ऑफिशियल concerns about information technology and laws relating to social media intermediaries fall within the domain of parliament and the central government। ये लाइन में सब कुछ कह दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई कंसर्न या कोई लॉ रिलेटिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज वो किसकी डोमेन में आता है? सेंटर की और पार्लियामेंट की, ठीक है। स्टेट असेंबली का इसमें कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, ऐसा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। अब ऐसा क्यों है सर? द सेंटर थ्रू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता was making its submissions in a PIA filed by senior Facebook official Ajit Mohan, who was questioned the role and jurisdiction of the Delhi Legislative Assembly Peace and Harmony Committee to compel him to testify before it in connection with the Delhi riots or face breach of privilege action। मतलब यही है, ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये डोमेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई लॉ जो रिलेटिंग होता है किसके? सोशल मीडिया के, ये सेंटर की डोमेन में है। तो दिल्ली असेंबली की जो है आपकी पीस एंड हार्मनी कमेटी ने मुझे बुलाया और मुझे कंपेल क्यों किया? ऐसी बात चल रही है, ऐसी बात ये लोग कह रहे हैं,
ठीक है। मिस्टर मेहता ने यह भी कहा that the state should not interfere with issues that do not come within their domain under the grasp of cooperative federalism। आप cooperative federalism की आड़ में ऐसे इश्यूज में मत पड़िए जो कि आपकी डोमेन में नहीं आते हैं। ठीक है, ये हो गया सर। ठीक है, जस्टिस कॉल हाउएवर सेड द इशू इन द केस was whether Facebook could be compelled to join an inquiry or not. Right to silence। मिस्टर मोहन जो थे फेसबुक के, इन्होंने आर्ग्यू किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट that he was well within his rights to remain silent and not to be compelled by the Peace and Harmony Committee to be a part of politically polarized debate on the riots। ठीक है, मिस्टर मोहन had submitted that his client cannot एडवोकेट जो थे हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि जो क्लाइंट है कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर द कमिटी इवन इफ ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग ओथ। He has also flagged his concern about the mandate of the committee, which include recommendation action against person against whom incriminating evidence for inciting of violence was prima facie found। He also argued that the Information Technology Act already deal with the hate content on internet। तो इन शॉर्ट ये तो एक केस स्टडी है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि सर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, ये बेसिकली बात हो गई सर कह सकते हैं आप कंकरेंट लिस्ट की बात हो गई। यहाँ पर स्टेट से कह रहे हैं कि आप अपनी डोमेन में ही फैसला कीजिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आड़ में आप हमारी डोमेन में मत घुसिए। वही आपने किया। आपकी पीस और हार्मनी कमेटी जो दिल्ली असेंबली की थी, उसने जो है फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल को जो है समन किया है, जो उसकी पावर और अथॉरिटी में नहीं आता है। सिंपल ये है। और अगर एक लाइन आपके एग्जाम में काम आएगी, कंसर्न्स अबाउट इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ रिलेटिंग टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज फॉल विद इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये इस न्यूज को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई डेवलपमेंट तो अभी आया नहीं है मेरे ख्याल, ऐसा कोई डेवलपमेंट हम देख नहीं पा रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पुलिस ने बार्ब वायर्स जो है वो लगा दी हैं। फार्मर्स कह रहे हैं कि हम कोई टेररिस्ट नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो ब्रिटिशर्स ने भी नहीं किया था। तो अभी ये चल रहा है, ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो एससी ने आपको अगर याद होगा कि एससी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, ठीक है, तो एक्सपर्ट कमेटी अभी तक जो है किसी फार्म यूनियन से इन शॉर्ट बात नहीं कर चुकी है, करी है, क्योंकि वो जानती है कि इस टाइम जो है माहौल बहुत गर्म है। तो अभी वो थोड़ा वेट कर रहे हैं और उनकी तीसरी मीटिंग जो है वो होने वाली है। चलिए, ये दो न्यूज है, वन लाइन न्यूज है। आप बोलेंगे सर ये वन लाइन न्यूज है तो आप लेके क्यों आए हैं? मैं लेके इसलिए आया हूं ना सर, कोई भी आंकड़े अगर आपको जो है एग्जाम में कोट करने हैं तो सरकार जो लोकसभा में कहती है वो ऑथेंटिक होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सरकार ने जो लोकसभा में कह दिया वो ऑथेंटिक सोर्स है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सरकार का दिया हुआ बयान लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथेंटिक होता है। तो वही मैं लेके आया हूं। आप जानते हैं कि सर यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बेसिकली कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट में, उन्होंने एक एंटी कन्वर्जन लॉ जो है पास किया है। यूपी ने भी पास किया है, ठीक है। तो ये लॉ जो है बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज को जो है प्रोहिबिट करता है या अलाउ करता है विद सम रिस्ट्रिक्शंस, ये हम कह सकते हैं। सेंटर ने अभी कहा है लोकसभा में कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कोई लॉ लाने के ऊपर। पहला लाइन आप याद रखना। दूसरी लाइन, हमेशा हम ये न्यूज हमारे पास आती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है ये बहुत ही इश्यूज है जिसको कि हमें डील करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे इश्यूज हैं जिसको कि हमें डील करना चाहिए और कभी इसके ऊपर कुछ लिखने को आ जाता है। तो कुछ आंकड़े हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि 340 डेथ्स हो गई हैं ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। द सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे टोल्ड द लोक सभा इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अबाउट मैनुअल स्कैवेंजर्स that 340 people had died while cleaning sewers and septic tanks in the past 5 years। तो ये अब डेटा है, आप याद रखिएगा। कभी भी अपनी आंसर राइटिंग में बेझिझक होकर डेटा आप जो है पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स आपको नहीं मिलेगा। बस मेरा इस न्यूज को बताने का मोटिव यही था। स्पुतनिक, जिस वैक्सीन का नाम सबसे पहले आया था कि रशिया ने जो है स्पुतनिक 5 जो है बना ली है, तो इस वैक्सीन जो है इसकी अभी फेज 3 ट्रायल जो है खत्म हुआ है और रिजल्ट जो इसका फेज 3 से आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया है कि फेज 3 में इसकी एफिकेसी कितनी है, 91.6% इसकी एफिकेसी आई है। किसमें? फेज 3 में। बहुत ही अच्छी बात है सर। अगर आपको याद होगा सर, इस दवाई में
ये दवाई का अभी ऑलरेडी जो है रोल आउट हो चुका है रशिया में। और इस दवाई पर लोगों का भरोसा दिलवाने के लिए पुतिन साहब ने सबसे पहली डोज जो है वो अपनी बेटी को दी थी। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन न्यूज है ना, कोई खास नहीं है। बाइडेन साहब तो जब से ऑफिस में आए हैं, ट्रंप की पॉलिसीज को ये रिवर्स करने में लगे हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज ट्रंप साहब की रिवर्स हो गई है उसके बारे में बात करते हैं, आइए। ठीक है, पहला क्या किया इन्होंने, क्लाइमेट ज्वाइन किया, पेरिस क्लाइमेट कह सकते हैं, जो डील थी ज्वाइन की। ठीक है, फिर इन्होंने WHO को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर इन्होंने WHO को ज्वाइन किया। ठीक, एक मिनट दीजिएगा। फिर तीसरा इन्होंने क्या किया सर, तीसरा इन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें जो है 8 साल का सिटीजनशिप प्लान दिया है कि वो कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं 8 साल में। चौथा क्या किया इन्होंने जो ट्रैवल बैन था मुस्लिम कंट्रीज से, कुछ मुस्लिम कंट्रीज से था, वो हटा दिया है इन्होंने। और क्या किया है इन्होंने, जो मैक्सिको की बॉर्डर वॉल थी उसका कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया है। समझ रहे हैं? तो ये कुछ कह सकते हैं आपके डेवलपमेंट है जो बाइडेन साहब ने किए हैं। इन्होंने पहला किया है, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट को जो है इन्होंने ज्वाइन किया है, WHO को इन्होंने मान्यता दी है और उस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं बेसिकली यूएसए में, चाहे वो बॉर्डर से आए हो, मैक्सिको से या किसी और जगह से आए हो, उनको 8 ईयर का सिटीजनशिप प्लान जो है ऑफर किया है। उनको 8 साल का सिटीजनशिप प्लान ऑफर किया है कि 8 साल में आप यूएस के नागरिक कैसे बन सकते हैं। बहुत सारी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज थी, वहां से लोगों को आना यूएस में बैन था, वो बैन जो है लिफ्ट किया है। प्लस जो मैक्सिको वॉल थी बॉर्डर पे, उस वॉल का कंस्ट्रक्शन जो है बंद करवाया है। ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो बाइडेन साहब ने साइन किए हैं, जो ट्रम्प के एंटी है। ठीक है, इसके अलावा और सारे ऑर्डर्स भी हैं जो साइन कर चुके हैं। बाकी मेन जो है वो ये है, इनको आप याद रखिएगा सर। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। कहीं कुछ बोले तो आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो तो वहां आप उनको ये ऑर्डर बोल सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो मेन है जो बाइडेन साहब ने साइन किया है। इसके अलावा ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज है जिनको इन्होंने हेल भी किया है। जैसे ट्रम्प ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इन्होंने जो है क्वाड के साथ इन्होंने अच्छी संबंध बनाए रखे। ठीक है, ट्रम्प की एंटी चाइना पॉलिसी जो है उसको इन्होंने हेल किया है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें हैं जो आप देखिएगा। ठीक है, तो ऐसा इस न्यूज में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, और ये न्यूज क्या थी, बाइडेन सेट टू रिव्यू ट्रम्प पॉलिसीज, दीज विल इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ टास्क फोर्स टू यूनाइट माइनर चिल्ड्रन विद फैमिलीज। ठीक है, जो छोटे बच्चे अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं उनको उनकी जो है फैमिली से मिलाया जाएगा। ठीक है, और जो ट्रम्प साहब ने जो किया था ना, आपको पता होगा, वर्क वीजा जो है सस्पेंड किया था, H1B वीजा जो आपका होता है सस्पेंड किया था। ठीक है, और उसको एक्सटेंड किया था मार्च 31 तक। सस्पेंशन जो था मार्च 31 तक जो है एक्सटेंड किया था, उसको भी जो है ये रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं म्यांमार में क्या डेवलपमेंट है। म्यांमार में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ऊप हो गई है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, और जो उनकी सूकी थी वो होम डिटेन्ड है। ठीक है, सूकी जो थी वो होम डिटेन को किया गया है। चलिए, अब क्या है सर, अब ये ऐसा क्यों हुआ है, देखिए 2011 तक वहां आर्मी रूल था, आर्मी थी। 2011 पे सूकी को जो है रिलीज किया गया। उससे पहले 15 साल जो है डिटेंशन में थी। फिर 2015 पे क्या हुआ, वहां इलेक्शन हुए। ठीक है, जो सूकी की पार्टी थी
वो वॉन, ठीक है, 82% वोट्स मिले, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। फिर उसके बाद 2020 में क्या हुआ? 2020 में सर ये हुआ, 2020 में इलेक्शन हुए। अभी इलेक्शन कब हुए थे सर आपके? आप कह सकते हैं सितंबर या नवंबर के आसपास हुए थे 2020 पे, जब कोरोना था। और उस टाइम पर जो सूकी की पार्टी थी विंस, वो जीत गई। लेकिन इन पे क्या है, ऑब्जेक्शन लगा था। ऑब्जेक्शन क्या था कि कह सकते हैं अनफेयर हुआ है इलेक्शन, अनफेयर इलेक्शन हुआ है, और 60 से 70 लाख लोगों को वोट नहीं डाला है। समझ रहे हैं? मतलब आरोप इन पे ये था सूकी की पार्टी पे कि जो ये इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में जो है 60 लाख लोगों को जो है वोट डालने नहीं दिया, ये अनफेयर इलेक्शन है। और सूकी की पार्टी जो जीती है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से जीती है। जो दूसरी पार्टी जो आपकी हारी थी, जो उसके खिलाफ थी, उसको आर्मी का सपोर्ट भी था। इसके बाद क्या हुआ सर? आर्मी ने सारे लीडर्स को जो है डिटेन किया, एंड क्या किया? टेक ओवर किया है 1 साल के लिए। समझ रहे हैं? तो ये डेवलपमेंट हुआ है कहां? म्यांमार में। 2011 से पहले ऑलरेडी जो है म्यांमार में मिलिट्री कूप हो चुका है। और सर म्यांमार के जो रूल्स हैं वो भी थोड़े टफ है, क्योंकि इनकी पार्लियामेंट में क्या है कि हमेशा आर्मी के जो 2 प्रतिनिधि बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो है हस्तक्षेप कहाँ रहता है? म्यांमार की गवर्नमेंट में रहता है या पार्लियामेंट में रहता है। फिलहाल के लिए सूकी जो है वो डिटेन्ड है, होम डिटेन्ड है, ठीक है। और सारे बड़े लीडर्स को जो है डिटेन किया गया है। इसके अलावा जो है आर्मी ने टेक ओवर किया है। आर्मी के जो चीफ है वो अभी जो है हेड है वहां के, ठीक है। ये वहां का डेवलपमेंट है। इसको देख के जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए ने धमकी दी है, कह सकते हैं, या एक बड़ा ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट दिया है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वहां अपहोल्ड किया जाए, एंड जो है एक पीसफुल समझौता किया जाए। और इसका मतलब यह है कि यूएस जो है वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। मतलब यूएस ने एक तरह से ऑफेंसिव बात की है, और यूएस यहाँ टच में है किसके? जापान और इंडिया के। और वो वॉच कर रहे हैं वहां डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ठीक है। अब क्या इसके अलावा चाइना ने भी एक काम किया है। देखिए चाइना ने बात की है, ठीक है। चाइना का पढ़िए स्टैंड। चाइना ने भी कहा है कि वहां पर ये रिजॉल्व होना चाहिए। इससे जो है पूरे आपका कह सकते हैं पूरे एरिया में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन चाइना ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि मिलिट्री रूल गलत है, कहीं मेंशन नहीं किया है। इन्होंने डेमोक्रेसी की बात कहीं नहीं की है। इन्होंने कहा है कि यूएस को एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यूएस को जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है। चाइना ऑन ट्यूसडे कॉल फॉर ऑल पार्टीज टू हेल्प एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन म्यांमार एज इट रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री लीडरशिप। इन्होंने मिलिट्री कूप को क्रिटिसाइज नहीं किया है, ठीक है। एंड अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटीज टू नॉट इंटरफेयर। बाहर की कम्युनिटी से कहा है कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, ठीक है। चाइना की ऑल ये होप करता है कि म्यांमार की सारी पार्टी आपस में मिलेंगी और इस चीज को जल्दी से सुलझा देंगी, ठीक है। 2011 से पहले भी चाइना मेंटेन्ड क्लोज रिलेशनशिप विद म्यांमार मिलिट्री लीडरशिप एंड ऑफ्टन बैक्ड द कंट्री फ्रॉम थ्रेट ऑफ सैंक्शंस। हुआ क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 से पहले भी क्या था, वहां पर मिलिट्री थी, ठीक है। मिलिट्री का शासन था। तो चाइना के उस टाइम अच्छे संबंध थे किससे? म्यांमार से, ठीक है। और हमेशा वो इसको बचाते आया किससे? सैंक्शन से, क्योंकि यूएस जो है इस पे सैंक्शन लगा देगा। लेकिन चाइना बीइंग अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो इस पे सैंक्शन लगने नहीं देता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ समय में चाइना जो है म्यांमार का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। देखिए यहां लिखा होगा, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, वी हैव मेंटेन कम्युनिकेशन विद ऑल द रिलेवेंट पार्टीज विद रिगार्ड टू द मैटर टू बी डिस्कस्ड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। एनी एक्शन टेकन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड बी कंडक्टिव टू पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी इन म्यांमार, ठीक है। ये समझ लीजिए लिखा हुआ है। तो ये अर्ज कर रहे हैं कि कोई ग्लोबल कम्युनिटी जो है वहां पर अननेसेसरी एक्शन ना ले, जो ग्लोबल कम्युनिटी है वहां पर अननेसेसरी एक्शन ना ले।
हम बात कर रहे हैं जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन लेकिन इन लोगों ने कहीं भी मिलिट्री के शासन को गलत नहीं कहा है, डेमोक्रेसी की बात कहीं नहीं की है। इसके अलावा 2011 से पहले जब वहां मिलिट्री रूल था तो चाइना के म्यांमार से बहुत अच्छे संबंध थे और चाइना ने हमेशा म्यांमार को जो है सैंक्शन से बचाया है। और अगर आज भी अगर यूएस एक्शन लेता है म्यांमार पे या सैंक्शंस लगाता है तो उससे चाइना को बहुत नुकसान होगा, सिंस चाइना कौन है, चाइना म्यांमार का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। China is Myanmar's largest trading partner and accounted for 1/3 of its total trade last year. समझ रहे? तो ये डिप्लोमेसी है चाइना की और चाइना से हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। एक ये न्यूज है सर, मैरिज एज SC to study PLEA to transfer SC cases to itself। ठीक है, the Supreme Court on Tuesday had decided to examine PLEA to transfer to itself cases pending in the Delhi and the Rajasthan High Court to declare a uniform marriage for age, यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज। जितने भी केस हैं जो दिल्ली और राजस्थान हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट वो सब अपने पर ट्रांसफर करना चाहता है, तो कि किससे कंसर्न को लेकर है, वो कंसर्न है यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि कुछ कहीं ना कहीं लेडीज की जो एज है वो मैरिज की रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, शुड बी 18 फॉर वुमेन and 21 for men। ठीक है, various laws state that the minimum age to get married should be 18 for women and 21 for men। ठीक है, ये है। इसमें क्वेश्चन ये है कौन सी कमिटी बनी थी मैरिज एज ऑफ वुमेन को बढ़ाने के लिए, 18 से 21 करने के लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वो कौन सी कमिटी थी जिन्होंने मैरिज एज जो है वो 18 से 21 करने की सलाह में काम कर रही थी। चलिए देखते हैं कौन सी कमिटी थी, आप बताइए कौन सी कमिटी थी, एक मिनट दीजिएगा। बताइए किसी को याद है क्या, बताइए किसी को याद है क्या, देखते हैं कहीं कुछ दिखे हमें तो हम देखते हैं। हाँ, जया जेटली जी केस में था, देखिए नाम मैं भी बोल रहा था। जया जेटली की लीडरशिप में, ये एक वेटरन पॉलिटिशियन है, इनकी लीडरशिप में जो है टू रिकमेंड अमंग अदर थिंग्स वेदर द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन कैन बी चेंज फ्रॉम द करंट 18 ईयर्स। ठीक है, तो एक कमिटी थी, इसके बारे में याद रखना, कभी पीटी में आपसे पूछ सकते हैं कि कमिटी किसकी लीडरशिप में बनी थी। ठीक है, जया जेटली जी की लीडरशिप में, जो कि मैरिज एज जो है 18 से ऊपर बढ़ाने की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज है इकोनॉमी की। कुछ बैंक्स हैं, पहले इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका स्टेटमेंट यह है कि द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट्स द रिमेनिंग 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी पुट आउट ऑफ द RBI PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क in 2 months as their financial health has improved। पहले समझिए PCA क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या PCA क्या होता है। ये एक फ्रेमवर्क होता है अंडर विच बैंक विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय RBI। जो बैंक जिनकी फाइनेंशियल जो है मैट्रिक्स खराब होती है उस पर RBI जो है वॉच करता है। एंड द PCA फ्रेमवर्क डीम्स बैंक एज रिस्की, वो बैंक को रिस्की तब कहता है जब वो जो है वो इन नॉर्म्स के नीचे आ जाते हैं। और वो नॉर्म्स जो है वो 3 पैरामीटर में काम करते हैं, पहला कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, द PCA फ्रेमवर्क डीम्स बैंक एज रिस्की इफ दे स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स ऑन 3 पैरामीटर्स, कैपिटल रेशियोज, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूसीओ बैंक आर करंटली अंडर द फ्रेमवर्क। ये 3 बैंक जो है कौन कौन से बैंक है सर, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूसीओ। ठीक है, यूसीओ बैंक जो है ये अंडर क्या है, PCA है, ये अभी अंडर PCA है। ठीक है, एंड इट पुट्स सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम
जैसे रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होता है सर, लैंडिंग होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज होती हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, ठीक है, और lending management compensation and director fees, ठीक है। these three banks are also consistently for the last 2 quarters, ठीक है, एंड इन प्रॉफिट, अब लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में है और अभी जो है आरबीआई के पीसी के अंदर है, लेकिन डेफिनेटली कुछ समय बाद इसको जो है पीसी से निकाला जाएगा क्योंकि अभी इन बैंकों की हालत ठीक होती दिख रही है। He should also assure additional capital for these banks if needed. For fiscal year 21, 20,000 crore has been allocated as capital for PSB, with 5,500 crore going to Punjab and Sindh Bank, and the center is left with 14 crore. ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो क्या होता है, इसके अंदर जो है आरबीआई बैंक के ऊपर जो है आरबीआई नजर रखता है उस बैंक के ऊपर जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस जो है चल रहा होता है। 3 बैंक की बात कर रहे हैं, आईओबी, इंटरनेशनल ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई एंड यूसीओ, ये 3 बैंक है जो कि पीसीए के अंदर है, लेकिन अभी जो है इनका फाइनेंशियल जो है हेल्थ जो है इंप्रूव हो रही है, पिछले लास्ट या 2 या 3 क्वार्टर से जो है ये प्रॉफिट में है, तो अभी इनको पीसीए से हटा के हम नॉर्मल स्टेटस में ले आएंगे। ठीक है, ये इतनी खास न्यूज हमारे लिए है नहीं सर, ठीक है। ये एक न्यूज है जल जीवन मिशन, ये हमने कल बेसिकली बजट में ही पढ़ा था, जल जीवन मिशन। जो इससे क्या होगा, पहले बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन है क्या सर, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए जल जीवन मिशन क्या है, जल जीवन मिशन जो है ये एनविसाज करता है सप्लाई ऑफ 53 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC बाय 2024। मतलब इसमें मुझे एक चीज में ध्यान देना है, वो क्या है, रूरल हाउस होल्ड, समझ रहे हैं, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर घर में टैप होगा बाय 2024 और 55 लीटर ऑफ वाटर जो है हर बंदे को हर दिन मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे करेगा सर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, ये सब तो तरीके हैं, ठीक है। अब क्या है, जल जीवन मिशन जो है ये एक जन आंदोलन फॉर वाटर क्रिएट करना चाहता है और जो है इसकी एवरीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। फंडिंग पैटर्न क्या है सर, सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, 90-10 है हिमालयन के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए, बाकी 50-50 है किसके लिए, बाकी स्टेट्स के लिए, ठीक है। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। और क्या है, the central government has recently released the operational guidelines for Jal Jeevan Mission. For the implementation of Jal Jeevan Mission, following institutional arrangement has been proposed. नेशनल जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल लेवल पे होगा सर, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी जो है विलेज लेवल पे होगी। ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मेरा सिर्फ इन पर आपको बताने का मोटिव था कि जल जीवन मिशन ये क्या है। जल जीवन मिशन ये है जिसमें कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन है वो मिलना चाहिए। ये हमने एक सपना देखा है इस मिशन के अंदर, जो कि हर एक घर को, जो हर एक रूरल, जो हर एक गांव में घर है उसको मिलना चाहिए और वहां एक टैप देना चाहिए। 55 लीटर हर एक व्यक्ति के लिए हर दिन गांव में थ्रू टैप, ठीक है। अब बजट में क्या क्या गया है कि जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन वाटर बॉडीज, ठीक है, अर्बन वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के लिए। अब देखिए एक डेटा दिया हुआ है, परसेंटेज अर्बन होम्स विद पाइप वाटर कनेक्शन। उत्तराखंड में 72 लोग हैं जिनके पास वाटर कनेक्शन आते हैं पाइप से, जम्मू कश्मीर यूटी है, बिहार में देखिए 17% लोग हैं, आंध्र प्रदेश में देखिए 117% लोग हैं, केरला में देखिए 18.5% लोग हैं। तो कहीं ना कहीं शहरों में भी टैप से पानी कम आ रहा है। अब आखिरी में आर्टिकल हम पूरा पढ़ लेते हैं। द अर्बन वाटर सप्लाई मिशन अनाउंस्ड इन द बजट ऑन मंडे विल इंक्लूड rejuvenation of water bodies and 20% of supply from reused water. The Housing and Urban Ministry onto this side. ठीक है, जो वाटर बॉडीज है जो खराब हो गई है उनको रिज्यूनेट करेंगे, दोबारा साफ करेंगे, प्लस और जो 20% वाटर है वो हम रीयूज्ड वाटर है, 20% सप्लाई जो करेंगे हम वो करेंगे रीयूज्ड वाटर से। द मिनिस्ट्री सेड देयर वाज एन estimated gap of 2.68 crore urban household tap connection that the Jal Jeevan Mission Urban
would seek to bridge in all 4,433,078 statutory towns। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.68 करोड़ जो है अर्बन हाउस होल्ड में जो है टैप कनेक्शन नहीं है, और जल जीवन मिशन जो है आपका अर्बन में वो इसको पूरा करेगा। ठीक है, तो सिंपल है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन जो कि क्या है, अर्बन है। जल जीवन मिशन जो है अर्बन है, अराउंड 2.68 टैप ये लगाने वाला है, कितने में, 4378 टाउन्स में। ठीक है, डेटा यहां पर है, एक बार डेटा देख लीजिएगा। ठीक है, द मिशन वुड इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ वाटर बॉडीज टू बूस्ट द सस्टेनेबल फ्रेश वाटर सप्लाई एंड क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस। जल जीवन मिशन अर्बन विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर मतलब यूज करो रिसाइकिल करो, यूज करो थ्रो रिसाइकिल, यूज थ्रो रिसाइकिल, यूज करा चले गया, रिसाइकिल किया फिर यूज किया, यूज थ्रो रिसाइकिल यूज। अर्बन मन एक सर्कुलर इकोनॉमी जो है आपकी बन रही है वाटर की। ठीक है, मिनिस्ट्री सेड 20% of the water demand would be met with reused water and the total expenditure of the mission would be 2.87 lakh crore for 5 years। सिंपल है, इतना कुछ तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, शायद बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने बात की पहले जल जीवन मिशन की, जो हमारे रूरल हाउस होल्ड में है उसके हिसाब से क्या होता है, हर बंदे को 55 लीटर वाटर जो है हर दिन मिलना चाहिए हर बंदे को। ये सपना देखा है जल जीवन मिशन में, जो अर्बन में जो रूरल में चलता है, और हर एक घर को जो है 55 लीटर पानी हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए गांव में। ठीक है, और हर घर में कनेक्शन होना चाहिए। ये क्या हो गया, जल जीवन मिशन जो कि बात करता है रूरल की। हमने बजट में बात की जल जीवन मिशन की, जो बात करता है अर्बन की। इसमें ये कह रहा है अर्बन में भी कुछ ऐसे घर हैं जहां पर टैप नहीं है, और वो घर कितने हैं, 2.68 जो है ऐसे घर हैं जहां पर टैप जो है नहीं है। 2.68 करोड़ लोग ऐसे घर जो है ऐसे जहां टैप नहीं है। तो हमारा काम है इस गैप को पूरा करना। ठीक है, इसके लिए हमने 2.87 लाख करोड़ जो है अगले 5 साल के लिए सेव किए हैं। हम वाटर को एक सर्कुलर इकोनॉमी के तौर में देखना चाहते हैं, मतलब यूज करेंगे, थ्रो करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे और फिर यूज करेंगे। इससे क्या होगा, पानी की कमी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप जानते हैं 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि अर्बन लोकल बॉडीज को आप जो है पैसा दीजिए। देखिए लिखा हुआ है, द 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इट हैज बीन, देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं, समझ में नहीं आएगा आपको। Commission report, there had been a 78% increase from 87,143 crore in the 14 Finance Commission period to 1,55,000 crore in the 15 Finance Commission period। जो अर्बन लोकल बॉडीज को हम पैसा देते थे वो जो है 15 फाइनेंस कमीशन के टाइम पे वो इंक्रीज किया है, कितना, 78% जो है इंक्रीज किया है, जो कि अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास हम देते हैं। ठीक है, इट सेट द फाइनेंस कमीशन had allocated 8,000 crore for incubation of 8 new cities, then the selection of the cities would be done through a competition for states। ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जल जीवन मिशन क्या है ये पता होना चाहिए सर आपको। ये अर्बन वाटर बॉडीज को रिवाइव कैसे कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी ये कैसे बना रहा है, और इससे जो है जो हमारा गैप है अर्बन में, जो इतने 2.68 करोड़ जो गैप नहीं लगे हैं इनको भी पूरा कर रहा है, और इसके लिए बजट में दिया हुआ है हमने 2.87 लाख करोड़। इसके अपार्ट जल जीवन मिशन रूरल में भी आपको पता होना चाहिए, वो ये पीपीटी मैंने आपको दिया है। चलिए अभी के लिए क्लास रोकते हैं सर। ठीक है, अभी के लिए हम क्लास रोकते हैं, बाकी कल मिलेंगे नए सेशन में। आज के लिए इतना ही सर, हमने लगभग पूरी खबरें जो है वो कवर कर ली है। चलिए अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाकी पढ़ाई कर